नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PKR फैक्ट पॉइंट में। इस चैनल के माध्यम से हम देख रहे थे विज्ञान सेगमेंट के अंतर्गत जनरल स्टडी के महत्वपूर्ण टॉपिक में भौतिकी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तत्व और उनसे जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट। अपने वीडियो के इस पार्ट में हम देखेंगे उत्प्लावन बल या बोयांट फोर्स के बारे में। यह भौतिकी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर परीक्षाओं में इससे सवाल पूछे जाते हैं। अक्सर आम जीवन में हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं तैरती हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं। क्या कभी आपके मन में ऐसा प्रश्न उठा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? निश्चित रूप से इसका कारण यही उत्प्लावन या बोयांट फोर्स है। प्रश्न उठता है कि आखिर यह उत्प्लावन बल या बोयांट फोर्स क्या है? तो इसका सीधा और सरल जवाब यह है कि द्रव का वह गुण जो प्रत्येक वस्तु या पिंड को ऊपर की तरफ उछालने या फेंकने का गुण रखती है, उत्प्लावन बल कहलाता है। कहने का आशय यह है कि जब आप पानी में या द्रव में किसी चीज़ में कोई वस्तु फेंकेंगे तो यह अनिवार्य है कि वह बल ऊपर की तरफ लगता है, और यही कारण है कि कोई वस्तु द्रव पे तैरने लगती है। इस बल को हम उत्क्षेप बल, उत्प्लावक बल या अंग्रेजी में बोयांट फोर्स या उछाल बल भी कह सकते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर यह उत्प्लावन बल लगता कहाँ है? तो ये ध्यान दीजिए कि यह उत्प्लावक बल जो है, यह जो वस्तु है उसके द्वारा जो द्रव हटाया जाता है उस द्रव के गुरुत्व केंद्र या केंद्र पर लगती है। इसी केंद्र को हम उत्प्लावन केंद्र भी कहते हैं। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि उत्प्लावक बल दो बातों पर निर्भर करता है। एक, वस्तु या जो पिंड है उसके आयतन पर, और दूसरा द्रव के घनत्व पर। मतलब वह वस्तु जो जल में या द्रव में फेंकी जाती है, दूसरा वह जल या द्रव जिसके अंदर फेंकी जाती है। इन दो बातों पर निर्भर करता है। किन बातों पे? वस्तु के या पिंड के आयतन या द्रव के घनत्व पर। अब यहाँ यह आवश्यक है कि फेंकी गई वस्तु को अगर तैरना है तो उसे कितना जल हटाना होगा? तो वस्तु को v आयतन के द्रव को विस्थापित करना होगा या हटाना होगा। वास्तव में विस्थापित द्रव का यानी हटाए गए द्रव का भार ही उत्प्लावन बल के बराबर होता है। अतः एक सूत्र के माध्यम से यह निकाला गया है कि उत्प्लावन बल जो होता है वह बराबर होता है विस्थापित या हटाए गए द्रव के भार के। इसे V इंटू P इंटू G से डिनोट किया गया है, जहाँ V वस्तु का आयतन है, P वस्तु द्रव का घनत्व है, और G चूँकि भार है तो G रहेगा ही। हमने पीछे बताया था कि स्मॉल g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। उत्प्लावन बल के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ही वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस उछाल बल का वर्णन किया था, और इन्होंने यह बताया था कि कोई वस्तु है, अगर द्रव में वह आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबाई जाए तो उसके भार में
एक आभासी कमी होती है। यह कमी वास्तविक नहीं होती है, महसूस होती है, आभासी कमी है। और यह कमी जो होती है वह हटाए गए द्रव के बराबर होती है। कहने का आशा यह है कि मान लीजिए कि यह एक द्रव है, तो इस द्रव में जब कोई वस्तु फेंकी जाती है तो वह वस्तु जो है या तो पूर्ण रूप से डूब जाएगी या आंशिक रूप से तैरती रहेगी या डूबती रहेगी। तो इसके भार में एक कमी होती है जो आभासी होती है, वास्तविक नहीं, आभासी होती है। और वस्तु के भार में यह जो कमी होती है, जो ये भार इसका कम हुआ, यह उतना ही भार कम होता है जितना कि यह वस्तु यहाँ से द्रव को हटा देती है। यही उत्प्लावन बल का सिद्धांत है। अब हम देखते हैं कि यदि किसी वस्तु को तैरना है या उस पर उत्प्लावन बल लगना है तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं। वास्तव में इसके लिए 3 शर्तों का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें पहली शर्त है कि जो वस्तु तैरने वाली है, तैरने वाली वस्तु का भार विस्थापित द्रव के बराबर होना चाहिए। मतलब कि अगर वस्तु तैर रही है तो वह उतना जल हटा दे या उतना द्रव हटा दे जितना कि उसका भार है, तभी तैरेगी। दूसरी बात है, वस्तु का जो है गुरुत्व केंद्र, वह हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र के साथ मिलना चाहिए या एक ही होना चाहिए। अगर वस्तु का गुरुत्व केंद्र ये है तो ठीक उसके नीचे ऊर्ध्वाधर रूप से द्रव का भी गुरुत्व केंद्र होना चाहिए। तीसरी बात, आपलव केंद्र, जिसे मित केंद्र या मेटा सेंटर भी कहते हैं, वस्तु के गुरुत्व केंद्र के ठीक ऊपर होना चाहिए। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये एक तालाब है, इस तालाब में ये एक मटकी फेंकी गई, तो इसके तैरने की शर्त यह है कि इस जल का जो गुरुत्व केंद्र ये जी दिखाई दे रहा है, ये है मध्य में, तो इसके ठीक नीचे ही इस मटकी का गुरुत्व केंद्र भी होना चाहिए, तभी यह वस्तु तैरेगी। अन्यथा आड़ा तिरछा होकर इसमें पानी जाएगा और इसका भार जो है बढ़ेगा और यह डूब जाएगी। अब पुनः आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि घनत्व या डेंसिटी किसे कहते हैं। तो प्रति इकाई आयतन में जो उपस्थित द्रव्यमान होता है उसी को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब या किग्रा इंटू मीटर टू द पावर -3 होता है। डेंसिटी के बाद हम समझने का प्रयास करते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी या आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। तो अपेक्षिक घनत्व जो होता है वह किसी पदार्थ या वस्तु का घनत्व जब एक मानक पदार्थ के घनत्व का अनुपात हो जाता है तो इसी को आपेक्षिक घनत्व कहा जाता है। फिर से आपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी उसे कहते हैं जब कोई पदार्थ या वस्तु का घनत्व, किसी पदार्थ या वस्तु का घनत्व यह मानक पदार्थ के घनत्व के अनुपात में हो जाता है, बटे में हो जाता है। यहाँ यह जान लीजिए कि मानक पदार्थ के रूप में ठोस और द्रव में जल का उपयोग होता है, जबकि गैसों में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। इसी कारण कभी-कभी मानक पदार्थ के घनत्व के स्थान पर
4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व भी रख दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जल का जो है अधिकतम घनत्व जो होता है वह 4 सेल्सियस होता है। यही अगर फ़ारेनहाइट में हम देखें तो यह 39.2 फ़ारेनहाइट होता है, और इसी को अगर हम केल्विन में देखें तो यह 277 केल्विन होता है। और आपेक्षिक घनत्व का जो मापक होता है वह हाइड्रोमीटर होता है, किंतु ध्यान रहे इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसी प्रकार एक अन्य मात्रक है जिसका नाम है लैक्टोमीटर। इसमें हम दूध की शुद्धता नापते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि दूध की शुद्धता के लिए जिस छोटे से यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे लैक्टोमीटर कहते हैं। और इसमें मापते क्या हैं? वास्तव में दूध का घनत्व मापा जाता है। एक चीज़ और ध्यान देते हैं, अगर कोई बर्फ़ किसी द्रव में तैर रही है तो उसका आयतन जो होता है वह 1/10 होता है। अच्छा, इस ध्यान दीजिएगा, अगर समुद्र में कोई हिमखंड तैर रहा है तो इसका 1/9 भाग पानी के ऊपर रहता है, बाहर रहता है, और 8/9 8/9 पानी के अंदर रहता है। इसीलिए हिमखंड के ऊपरी भाग को देखकर उसके आकार का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। टाइटैनिक जहाज जो क्षतिग्रस्त हुआ, जिस पे मूवी भी बनी, आपने देखा होगा, इसी कन्फ्यूजन का शिकार हुआ। यहाँ यह देख लेते हैं कि बर्फ़ का जो घनत्व होता है वह 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और पानी का घनत्व 1.026 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसी कारण बर्फ़ जो होता है पानी पर तैरता है, क्योंकि उसका घनत्व पानी से कम है। अच्छा, यदि किसी बर्तन में कोई बर्फ़ रखी हुई है और वह पिघलने लगे तो क्या अक्सर लोग ये सोचेंगे कि जल का स्तर भी बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ यह ध्यान रहे कि जो बर्तन होता है उसके तल के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि बर्फ़ ऑलरेडी उतना जल हटाया हुआ है या अपने आप में एब्जॉर्ब किया हुआ है, जो पिघलने के बाद वह बर्तन में छोड़ेगा। ध्यान रहे, सपोज करिए। अब पुनः आगे बढ़ते हैं और कुछ उदाहरणों के माध्यम से उत्प्लावन बल को समझने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ सारा खेल घनत्व का ही है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी की अपेक्षा अधिक होता है। तैरने के लिए मनुष्य को अपने भार के बराबर जल हटाना होगा, ये तो जानते हैं, जो नदी तथा समुद्र दोनों में समान होगा। किंतु नदी की अपेक्षा समुद्र में समान भार के लिए ही पानी का कम आयतन घटाना होगा। क्यों? क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है, अतः कम आयतन का जल हटाना होगा। इसलिए समुद्र में तैरना आसान हो जाता है। एक अन्य बात भी है कि समुद्र का जल नमकीन होता है और इस कारण उसका घनत्व अधिक हो जाता है। मतलब घुमा फिरा के बात घनत्व पे ही आती है। तो घनत्व जब ज़्यादा है तो उसमें मनुष्य या तैरने वाला डूबेगा नहीं, आगे तैरता जाएगा। पुनः एक और उदाहरण, लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है किंतु सुई डूब जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है? तो इसे भी समझने का प्रयास करते हैं।
कि लोहे का टुकड़ा या सुई पानी में डूब जाती है, किंतु लोहे का बना जहाज तैरता रहता है। यह समझ लीजिए कि लोहे का जो घनत्व होता है वह पानी के घनत्व की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। लोहे के टुकड़े को जब पानी में डालते हैं तो उसके द्वारा हटाए गए जल का जो भार होता है वह टुकड़े के भार से कम होता है, मतलब कम पानी हटा पाता है, इसलिए यह डूब जाता है। लेकिन जहाज जो होती है वो इस प्रकार से बनाई जाती है कि इसके द्वारा पानी का बहुत अधिक आयतन हटा दिया जाता है, जिसका भार किसका, पानी का भार जहाज के भार से बहुत अधिक होता है। चूंकि जहाज पर उत्क्षेप बल इसी हटाए हुए पानी के भार के बराबर होता है, जो जहाज के भार को क्या करता है, संतुलित किए रहता है। इसलिए जहाज पानी में तैरता रहता है तथा वह डूबता नहीं है। अगला उदाहरण देखते हैं कि लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है, जबकि वही टुकड़ा पारा जो होता है, पारे पर मरकरी पर तैरता रहता है। यहाँ भी जान लीजिए कि लोहे का घनत्व जो होता है पानी से अधिक होता है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है, इसलिए वह पानी में डूब जाता है। जबकि लोहे के टुकड़े का जो घनत्व होता है वह पारे से कम होता है, इस कारण वह पारे पर तैरने लगता है। इसी उत्प्लावन बल का ही एक अन्य उदाहरण है। जब हम कुएं से भरी हुई बाल्टी खींचते हैं तो जब तक बाल्टी पानी में रहती है तब तक तो वह बड़ी आसानी से ऊपर की तरफ आती है, लेकिन जैसे ही वह सतह पर आती है वो भारी लगने लगती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जल के अंदर जब वह थी तो जल उस पर उछाल बल, अंदर से उत्प्लावन बल लगा रहा था, जिस कारण वह हल्की दिखी, और जल से ऊपर आने पर उत्प्लावन बल समाप्त हो गया, जिस कारण से वह भारी दिखने लगी। दो फैक्ट और हैं, ये समझ लीजिए कि यदि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, यदि 4 डिग्री सेल्सियस पर मनुष्य पानी में तैरेगा, किंतु यदि उसी पानी का ताप 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो मनुष्य उसमें डूब जाएगा, क्योंकि उसका घनत्व, जल का घनत्व जो होता है वो कम हो जाएगा, जिस कारण से मनुष्य उसमें डूब जाएगा। एक और फैक्ट, यदि कोई जहाज नदी में तैर रहा है, कोई जहाज नदी में तैर रहा है और तैरते तैरते जैसे ही वह समुद्र में प्रवेश करेगा, मतलब नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा, तो वह कुछ ऊपर उठ जाएगा। इसका कारण क्या है? सागरीय जल का जो घनत्व होता है वह नदीय जल के घनत्व से अधिक होता है, तो जहाँ घनत्व अधिक होगा वहाँ वस्तु तैरने लगेगी। अंत में उत्प्लावन बल के निचोड़ में दुइये बात याद रखिए। पहली, अगर किसी वस्तु को जल में या द्रव में तैरना है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, तो वह जल में जाने पर उतना भार का पानी हटाएगी, मतलब जितना उसका भार है उतना जल वह उस तालाब से या नदी से हटाएगी, तभी वह तैरेगी, नहीं हटा पाएगी, डूब जाएगी। दूसरी बात, जिस वस्तु को द्रव में तैरना है उसका घनत्व जो है द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए। उदाहरण के लिए मिट्टी के तेल को ले लीजिए। मिट्टी के तेल का घनत्व जो होता है, केरोसिन तेल, मिट्टी के तेल का जो घनत्व होता है वह जल के घनत्व से कम होता है, इस कारण मिट्टी का तेल जल पे तैरने लगेगा। अक्सर आपने देखा होगा तमाम प्रकार की सामुद्रिक घटनाएं होती हैं जिसमें पता चलता है कि बड़े से बड़े टैंकर लीक कर गए और वह समुद्र पे तैरने लगते हैं। उसके पीछे भी यही घनत्व का कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है मित्रों, अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो
चाहिए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगले सेगमेंट में फिर से हम भौतिकी के एक अन्य टॉपिक के साथ आएंगे और इसी क्रम में हम आगे पूरे साइंस को समाप्त करेंगे, फिर अन्य सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो ठीक है मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।